हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम एवोल्यूशन देखेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। फिर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस वैली की बात हम करेंगे रिगार्डिंग मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। उसके बाद हम करेंगे मिडिवल इंडिया की बात की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट्स हम देखेंगे, कंट्रीब्यूशंस देखेंगे इन द मैथमेटिक्स, इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड ऑल। फिर हम बात करेंगे कॉलोनियल इंडिया के टाइम, जब यहाँ पे ब्रिटिश थे, उस टाइम डेवलपमेंट हम देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। फिर हम देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या कंट्रीब्यूशन रहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्लान्स के टाइम जो 12 प्लान चले, फर्स्ट प्लान जिनको 5 ईयर प्लान बोलते हैं, उस टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल क्या रहा, डेवलपमेंट्स हम देखेंगे, इनोवेशंस हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे डिपार्टमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हम डिस्कस करेंगे। और कुछ पॉलिसीज़ हम देखेंगे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो इंडिया ने उठाए, जैसे कि 1958 पॉलिसी की बात करेंगे, 1983 की बात करेंगे, 2003 की बात करेंगे। यहाँ पे बेसिकली इस वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। विजन देखेंगे 2035 का विजन क्या है, जिसको इंडिया टेक विजन 2035। और यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेस विजन इंडिया 2025, दैट इज 2025 की हम बात करेंगे। कोशिश करेंगे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा इस लेक्चर में हम देखेंगे क्या क्या हम कवर कर सकते हैं। देखिए, अगर हम देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन, अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। देखिए, साइंस, यू नो व्हाट इज साइंस, इट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस टू गेन द नॉलेज। देखिए, साइंस क्या होता है कि आप नॉलेज को एक्योर करते हैं थ्रू प्रैक्टिसेस, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू ऑब्जर्वेशंस। एंड टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ द साइंस। टेक्नोलॉजी इज सिंपली एप्लीकेशन करना। किसकी एप्लीकेशन करना? जो नॉलेज आपको साइंस से मिली, जो नॉलेज आपको ऑब्जर्वेशन से मिली, प्रैक्टिस से मिली, उसकी एप्लीकेशन करना फॉर किसके लिए? बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, rather we can say for the betterment of the world. So world को मतलब क्या है, मतलब बेटर, अच्छा खासा वर्ल्ड बनाना, उसमें दोनों का इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंटीग्रल पार्ट टू मेक द वर्ल्ड बेटर। हम क्या करते हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम डिटेल्ड लेक्चर हम देखेंगे, दैट इज क्या कंट्रीब्यूशन रहा। देखिए, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले एवोल्यूशन का, सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात अगर हम करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को सबसे अच्छा खासा क्या था? आर्किटेक्चर था, उनकी सिविल इंजीनियरिंग वो सबसे अच्छी थी। दे वर हैविंग साइंटिफिक रोड्स, दे वर हैविंग वेल प्लानड अर्बन सेंटर्स, उनको ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा खासा ड्रेनेज सिस्टम था। उनके जो पब्लिक स्ट्रक्चर्स लाइक कि ग्रैनरीज थे, लाइक कि ग्रेट बाथ्स जो थे, वो भी क्या थे? वो भी साइंटिफिक लाइन्स पे बनाए गए थे। मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है, इसमें पहला ही पॉइंट जो आप नोट करोगे, दैट्स दिस: वर्ल्ड जो फर्स्ट टाइडल पोर्ट, वर्ल्ड का जो पहला टाइडल पोर्ट जो है ना, जो दैट गेट्स ऑपरेटेड विद द टाइड्स। जो टाइड्स किस में होते हैं? सी में। कौन सा सी नजदीक है इस साइड का? अरेबियन सी। नाउ देखिए, जो वर्ल्ड फर्स्ट टाइडल पोर्ट एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे इन द गुजरात को डेवलप किया गया। इन शॉर्ट, जो वर्ल्ड का सबसे पहला टाइडल पोर्ट है, इसको किस में प्रेजेंट स्टेट कौन से? गुजरात में इसको डेवलप किया गया था। कहाँ पे? जहाँ पे गल्फ ऑफ कैम्बे है ना, उसके ऊपर के हिस्से में, हेड ऑफ द गल्फ ऑफ कैम्बे में वर्ल्ड का सबसे पहला टाइडल पोर्ट को क्या किया गया? डेवलप किया गया। और एंड दैट वाज डेवलप्ड ऑन द मॉडर्न कंसेप्ट, जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ आर्किटेक्चर है, जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। बिल्कुल आज से देखो कहीं साल पहले उसको क्या, कहीं 1000 साल पहले इसको क्या किया गया? इसको बनाया गया था। किसको? वर्ल्ड फर्स्ट टाइडल पोर्ट को। और किन्होंने बनाया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने बनाया था। नाउ दे वर हैविंग प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम्स, उनको इरिगेशन सिस्टम्स मतलब क्या अच्छे खासे थे। एंड दोज दे वर हैविंग सम आर्टिफिशियल रिजर्वर्स, जिसमें पानी को वो जमा करते थे। लेटर ऑन फील्ड्स को क्या करते थे? इरिगेट करते थे। उससे उनकी प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन हो जाती थी। नाउ वहीं पे अगर आप वेट्स की बात करोगे, मेजरमेंट की बात करेंगे, या मेटलर्जी, आपको पता है कि ब्रोंज गर्ल, जो डांसिंग ब्रोंज गर्ल, या सील्स जो थे, पुष्पति सील्स या सिटाटाइट सील्स जो थे, मेटल्स में भी क्या थे? वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आगे थे। सो दे वर हैविंग गुड स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम्स ऑफ द वेट्स। उनको वेट्स के सिस्टम्स भी अच्छे खासे थे। उनके मेजरमेंट्स भी, जो मेजरमेंट के उनके मेथड्स थे, वो भी अच्छे खासे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम मेडिकल साइंस की बात करेंगे, देखिए मेडिकल साइंस में इन द ईयर अप्रैल 2006 इन द जर्नल नेचरी,
इसमें जर्नल नेचुरी में क्या किया, अनाउंस किया जाता है कि वर्ल्ड की अगर हम ओल्डेस्ट एविडेंस देखेंगे किसकी, दो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके से, ड्रिलिंग ऑफ द टूथस। देखो ड्रिलिंग ऑफ द टूथ जिसको हम बोलते हैं टूथ ड्रिलिंग की ओल्डेस्ट एविडेंस ईयर 2006 इन द मंथ ऑफ अप्रैल जर्नल नेचुरी हैज अनाउंस्ड इट कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट जो क्या है टूथ ड्रिलिंग इट वाज प्रेजेंट इन द मेहरगढ़ विच इज द सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो मेहरगढ़ में प्रेजेंट क्या था, मेहरगढ़ के लोग जो थे ना वो क्या थे, उनको पता थी टूथ ड्रिलिंग कैसे की जाती है, जो कि आज मॉडर्न वर्ल्ड में करते हैं, मगर खुद जर्नल नेचुरी ने इसको एक्सेप्ट किया कि ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ टूथ ड्रिलिंग वाज प्रेजेंट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। नॉट ओनली दैट दे वर आल्सो एक्वेंटेड विद द टर्फिनेशन। तो दो चीज़ें आपको मेडिकल साइंस में याद रखने हैं, दो चीज़ें आपको मेडिकल साइंस में याद रखने हैं, वन इज सिंपली टूथ ड्रिलिंग, सेकेंडली इज ट्रिफिनेशन। व्हाट इज ट्रिफिनेशन? ट्रिफिनेशन इज अ मेडिकल इंटरवेंशन जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें सिकल में एक बोर किया जाता है, जिसमें एक सिकल में एक होल किया जाए, छेद किया जाता है, किसके लिए? ताकि जो माइग्रेन है, ताकि जो मेंटल डिसऑर्डर्स है, इसको ट्रीट किया जाएगा। सो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे आप लिखना वर्ल्ड टाइडल पोर्ट, इसको मेंशन जरूर करना, और यहाँ पे मेंशन आप करना टूथ ड्रिलिंग की, और विद मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है, और यहाँ पे क्या नोट करना आप, ट्रिफिनेशन एक ऐसी मेडिकल प्रैक्टिस है जिसमें ट्रीट किया जाता था माइग्रेन्स को, जिसमें ट्रीट किया जाता था मेंटल डिसऑर्डर्स को। एक पर्सन को क्या किया जाता था, ऐसा छेद किया जाता था कि जो माइग्रेन और मेंटल डिसऑर्डर्स थे उनको क्या किया जाता था, ट्रीट किया जाता था। वहीं पे अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करेंगे और इन फील्ड्स में अगर हम बात करेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका वही गुप्ता पीरियड, इन शॉर्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब खत्म हो जाती है उससे लेके बराबर मिडिवल इंडिया तक, जब तक मुगल्स आते थे, जो ये पीरियड अब यूजुअली गुप्ता पीरियड था या वैदिक पीरियड था, उसमें हम देखेंगे क्या कंट्रीब्यूशन रहा किसकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ना देखिए अगर हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे, अगर हम वैदिक लिटरेचर की बात हम करेंगे, मैथमेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूट हुआ फ्रॉम द इंडिया। फर्स्टली कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो जो हुआ ना, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो आपको पता है वैदिक लिटरेचर ने दे दिया मैथमेटिक्स को। सेकेंडली सम टेक्निक्स ऑफ अलजबरा, सम टेक्निक्स ऑफ एल्गोरिदम, सम टेक्निक्स ऑफ स्क्वायर, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स एंड ऑल, क्यूब रूट्स, वो कहाँ है, वो इंडिया से आया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ऑरिजिन ऑफ कैलकुलस लाई इन द इंडिया, नाउ इट इज बीइंग एक्सेप्टेड इवन बाय द वर्ल्ड। सो 3 पॉइंट्स आप लिखोगे, इसको आप मेंशन करोगे मैथमेटिक्स में। वन इज द कंसेप्ट ऑफ जीरो, मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कंसेप्ट ऑफ जीरो, कुछ टेक्निक्स है किसके, यहाँ पे देख सकते हो अलजबरा के टेक्निक्स है, एल्गोरिदम के टेक्निक्स है, स्क्वायर रूट के टेक्निक्स है, क्यूब रूट के टेक्निक्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द ऑरिजिन ऑफ द कैलकुलस लाई इन द इंडिया, दैट इज 300 ईयर्स बिफोर, जो कि न्यूटन और लेबनिज जो थे उनसे पहले भी ओरिजिन किसका, कैलकुलस कहाँ पे हुआ था, इंडिया में हुआ था। ना एस्ट्रोनॉमी की अगर हम बात करेंगे, ऋग्वेद इटसेल्फ इज एस्ट्रोनॉमी। ऋग्वेद में बहुत कुछ लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड, इल्मी नुजूमी जिसको आप कहते हो, स्टार्स के रिलेटेड, मून के रिलेटेड, सब कुछ इसी में लिखा हुआ है, प्लैनेट्स के रिलेटेड एस्ट्रोनॉमी जो कि ऋग्वेद में मेंशन किया हुआ है। नाउ इसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे, दैट इज अ स्टेटेड कंसेप्ट ऑफ एटम। सो इन शॉर्ट जो कंसेप्ट ऑफ एटम है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इंडियन फिलोसफर्स ने इसके रिलेटेड भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। किसके रिलेटेड? कंसेप्ट ऑफ एटम, एटम का कंसेप्ट देना या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिलेटेड बहुत कुछ इंडियन फिलोसफर्स ने लिखा हुआ है ना। वहीं पे अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखे हुए हैं, जैसे कि डिस्टिलेशन ऑफ परफ्यूम्स, एरोमेटिक लिक्विड को डिस्टिलेशन मतलब प्रोसेस इनकी कि आप परफ्यूम को कैसे बनाओगे, एरोमेटिक लिक्विड्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, या डाई को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, पिगमेंट्स को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, या शुगर को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, कोई प्रोसेस इसकी केमिस्ट्री में जो जिसको हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, वो सब कुछ मतलब क्या है लिखा हुआ है इंडियन फिलोसफर्स ने। जो ट्रिटाइजेस हमारे पास मौजूद है, जो बुक्स हमारे पास मौजूद है, जो हमारे पास कंपाइलेशंस मौजूद है, उन सब में इन चीज़ों का मेंशन किया हुआ है, या इन प्रोसेसेस का मेंशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है ना। वहीं पे अगर हम मेडिकल साइंस एंड सर्जरी की बात करेंगे, जो फर्स्ट सर्जरी थी जो कि इसमें एंशिएंट इंडिया में, वो भी लिखा हुआ है, वो भी सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है कि कहाँ पे की थी,
किस टाइम पे की थी, सब कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी। वहीं पे अगर हम फाइन आर्ट्स की अगर हम बात करेंगे, कि अगर हम इंडियन म्यूजिक की बात करेंगे, हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात अगर हम करेंगे, कार्नाटिक म्यूजिक की अगर हम बात करेंगे, या आर्ट्स जो बाकी आर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स एंड ऑल दोस अगर हम वो अगर हम डिस्कस करेंगे, या अगर हम देखेंगे कि वेदास जो है, जो ऋग्वेदा एंड ऑल वे, समर वेदा, वज्र वेदा, आपको पता है वन ऑफ वेदा इज डेडिकेटेड टू म्यूजिक। क्या उसका नाम है वो आप कमेंट सेक्शन में करोगे। वन ऑफ द वेदा आपको देखना है, इज इट अ ऋग्वेदा, इज इट अ यजुर्वेदा, इज इट अ अथर्ववेदा, इज इट अ संभवेदा। दीज आर द बुक्स जिनमें लिखा हुआ है सब कुछ कि व्हाट इस पीरियड के दौरान साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी मेंशन उन बुक्स में है। और आपको बताना है म्यूजिक के रिलेटेड कौन से, या डांस फॉर्म्स के रिलेटेड कौन से वेदास है। नाउ इसके बाद अगर हम बात करेंगे मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अगर हम बात करेंगे, जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे ना, उन्होंने टेस्टिफाई किया किसके, स्मेल्टिंग किन की, मेटल्स की, कहाँ पे, इंडिया में। एंड इन द सेंचुरी कौन सी, 4th सेंचुरी बीसी में उन्होंने स्मेल्टिंग की किसकी, मेटल्स की, किन्होंने की, ग्रीक हिस्टोरियंस। और कहाँ पे की, इंडिया में की, ये भी आपको याद रखना है। नाउ वहीं पे अगर आप शिप बिल्डिंग और नेविगेशन की अगर हम बात करेंगे, देखिए संस्कृत के कुछ टेक्स्ट है हमारे पास, मतलब संस्कृत में लिखे हुए हैं टेक्स्ट। पाली इज अ लैंग्वेज, पाली जो कि यूजुअली बुद्धिस्ट की लैंग्वेज थी, पाली जो टेक्स्ट जो है, जो इस लैंग्वेज में जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, बुक्स लिखे हुए हैं, हर मतलब काफ़ी जगह पे मेंशन हुआ किसका, मैरीटाइम एक्टिविटी का। दैट मीन्स एंशिएंट इंडियंस, दोज इंडियंस हु आर लिविंग इन द पोस्ट इंडस पीरियड, वो क्या थे, दे वर वेल एक्वेंटेड, दे वर वेल नोन ऑफ मैरीटाइम एक्टिविटीज़। अब हम करेंगे मेडिवल इंडिया की बात। देखिए मेडिवल इंडिया में कि 2 ब्रांचेस की हमें डिस्कस करना है। बहुत तेज़ हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ पे आते हैं वो हम आगे बताएंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे आपको। यहाँ पे हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे जल्दी निकलने की, क्योंकि थोड़ा बहुत डिटेल्ड लेक्चर बनेगा ज़्यादा, और वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से ज़्यादातर क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया से आते हैं, बट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द मेडिवल इंडिया एज एंशिएंट इंडिया एज वेल। यहाँ से हम मेडिवल की बात करेंगे क्योंकि एंशिएंट खत्म हमने किया। मेडिवल में वन इज द, जो कि एंशिएंट से हमने मतलब कंटिन्यू किया, सपोज इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो हमने कंटिन्यू किया, या पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो टेक्निक्स थे उनको कंटिन्यू किया। एंड सेकेंडली जब अब यूरोपियंस आ गए, या जब मुगल्स आ गए, जिसको हम बोलते हैं इस्लामिक इम्पैक्ट या यूरोपियन इम्पैक्ट किस पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। सो 2 ब्रांच अब है, एक ब्रांच जो एंशिएंट ब्रांच है, सेकेंडली एक ब्रांच है जो मुगल वाली या यूरोपियंस वाली की ब्रांच है, दैट मीन्स यूरोपियन ब्रांच या इस्लामिक ब्रांच। नाउ अगर हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे, मैथमेटिक्स में नारायण पंडित, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने बहुत काम लिखी है रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स। नारायण पंडित जो कि बेटा इनके थे, जो नॉट इम्पोर्टेंट, इन शॉर्ट नारायण पंडित ने बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे काम की किस पे, मैथमेटिक्स पे काम की। सपोज अगर यहीं पे हम एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है गंगाधारा, जो गंगाधारा गुजरात के थे, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड बुक लिखी, जिसमें उन्होंने मेंशन किया, साइन का मेंशन किया, कोसाइन टेंजेंट का मेंशन किया, एंड कोटेंजेंट का मेंशन किया। और किसने इसको किया, गंगाधारा ने। इन्होंने मेंशन किया, किसको मेंशन किया, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जो टर्म्स है, सपोज साइन, कोसाइन टेंजेंट एंड कोटेंजेंट की इन्होंने बात की। वहीं पे अगर हम नीलकंठा की अगर हम बात करेंगे, नीलकंठा इन्होंने, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहोगे, नीलकंठा, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था ताजिक। और ताजिक में इन्होंने क्या किया, बहुत सारे पर्शियन टेक्निकल टर्म्स जो थे ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको कंपाइल किया। किसको कंपाइल किया, पर्शियन टेक्निकल टर्म्स को कंपाइल किया, किसमें, ताजिक में। ताजिक एक मतलब वर्क है, एक बुक है जिसमें लिखा हुआ क्या है, पर्शियन टेक्निकल टर्म्स। किसने लिखा, नीलकंठा। वहीं पे अगर हम फाजी की बात करेंगे, जो अकबर के टाइम मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट बनाया। सो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी मैथमेटिक्स कब बना, अकबर के टाइम। दिस इज अ इस्लामिक इम्पैक्ट, या दिस इज अ वी कैन से द मुगल इम्पैक्ट डायरेक्टली। नाउ अकबर ने क्या बनाया, अकबर ने मैथमेटिक्स, उन्होंने ऑर्डर किया कि मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट बना दो, और जिसको नहीं आता है उसी ने इसको टेंशन उठाई। एनीवेज नाउ यहाँ पे क्या है, अकबर ने क्या किया, अकबर ने ऑर्डर किया मैथमेटिक्स को बनाओ एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। नाउ अगर हम बायोलॉजी की बात करेंगे, देखिए बायोलॉजी में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारी, एक हमसादेवा इंपॉर्टेंट है, एक अकबर बाबर इंपॉर्टेंट है, एक जहांगीर इंपॉर्टेंट है। ये 4 पर्सनालिटी है, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है। देखो हमसादेवा ने क्या किया, हमसादेवा ने एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम क्या लिखा, उस बुक का नाम है मर्गा पाक्षी शास्त्रा। इस बुक का नाम क्या है, मर्गा पक्षी शास्त्रा।
जैसे भी आप प्रोनाउंस करोगे एक ठीक ठाक प्रोनाउंस आप कर सकते हो, कोई भी मे बी अल्फ़ाबेट इसमें साइलेंट रहता है। मैं फिलहाल अभी आगे जाऊंगा। मरगा पक्षी शास्त्रा, ये एक बुक है। इस बुक में क्या लिखा हुआ है कि इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है कि एनिमल हंटिंग के रिलेटेड और बर्ड हंटिंग के रिलेटेड। सो एनिमल एंड बर्ड हंटिंग, ऑल्दो एवरीवेयर इट इज़ नॉट साइंटिफिक, ये एक जनरल बुक है। कुछ चीज़ें साइंटिफिक लिखे हुए हैं, कुछ चीज़ें इसमें साइंटिफिक नहीं भी लिखे हैं। किसमें? मरगा पक्षी शास्त्रा में। इसमें क्या लिखा है? 13th सेंचुरी की बुक है, किसकी? हमसा देवा की। इसमें लिखा हुआ है हंटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। वहीं पे अकबर और बाबर की अगर बात करेंगे ना, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, पॉलिटिकल प्रीऑक्यूपेशंस एंड वॉर, इसके रिलेटेड उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और आगे जान के उन्होंने डोमेस्टिक एनिमल्स के रिलेटेड लिखे हुए हैं, जैसे कि एलिफेंट वाज नीडेड एट द टाइम ऑफ वॉर, हॉर्सेस वर नीडेड एट द टाइम ऑफ वॉर। जो इनके गुड ब्रीडर्स है, कौन अच्छे खासे ब्रीडर्स है जो उनके मैदानी जंग में कौन अच्छे खासे रहते हैं, उसके रिलेटेड उन्होंने लिखा कि कौन सा ब्रीड अच्छा है, कौन सा ब्रीड अच्छा नहीं है। वहीं पे जहांगीर की अगर हम बात करेंगे तो ज़की जहांगीरी एक बुक है, एक ट्रिटाइज है। इसमें क्या लिखा है? तो ज़की जहांगीरी में इन्होंने ब्रीडिंग के रिलेटेड उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ ऑब्जर्वेशंस किए कि ब्रीडिंग कब होती है, कैसे होती है, हाइब्रिडाइजेशन की उन्होंने बात की, और जिसमें से 36 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स की डिटेल्ड उन्होंने डिस्क्राइब किया है। कितने? 36 स्पीशीज जो एनिमल्स के स्पीशीज है उनको क्या किया, उनको लिखा हुआ है, उनको डिस्क्राइब किया है। और ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस और हाइब्रिडाइजेशन पे भी उन्होंने क्या है लिखा हुआ है, ऑब्जर्व किया है और एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। वहीं पे अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। और जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये ये मिडीवल की बात है, ये मिडीवल इंडिया की बात है। एंशिएंट हमने खत्म किया, अब मिडीवल की। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वन इज द प्रोडक्शन ऑफ पेपर, और प्रोडक्शन ऑफ पेपर के कुछ सेंटर्स अगर आप देखोगे, कश्मीर में भी एक सेंटर था, ये याद रखना। कश्मीर में सेंटर था, सियालकोट में सेंटर था, जफराबाद में सेंटर था, वहीं पे पटना, मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद, औरंगाबाद, मैसूर नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंटली वाज द प्रोडक्शन ऑफ द पेपर। सो प्रोडक्शन ऑफ पेपर कहां पे? इंडिया पे हुआ। इंडिया में हुआ, कहां कहां हुआ? कश्मीर, सियालकोट and all those places पे हुआ। Secondly was production of gunpowder. So Mughals were very acquainted with this thing. जो मुगल्स थे ना, उनको पता था कि प्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर कैसे करते हैं। एंड वर्क्स ऑफ आईन अकबरी अगर आप देखोगे, वहां पे परफ्यूम्स के रिलेटेड, रेगुलेशन ऑफ परफ्यूम्स के रिलेटेड भी लिखा हुआ है। सो ये 3 चीजें हमने किसको कंट्रीब्यूट किए? केमिस्ट्री को कंट्रीब्यूट किया। क्या क्या किया? प्रोडक्शन ऑफ पेपर, गन पाउडर एंड परफ्यूम्स। तीनों में जो मुगल्स है ना, मुगल्स आगे थे। दिस इज द इस्लामिक इंपैक्ट ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आगे जाके यूरोपियन का भी आएगा, फिलहाल के लिए इनकी हम बात करेंगे। वहीं पे अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे, एस्ट्रोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सन आपका रहता है, दैट्स अ महेंद्र सूरी। देखो महेंद्र सूरी जो कि एस्ट्रोनॉमर थे, किसके? फिरोज शाह के, एम्परर फिरोज शाह के टाइम पे। उन्होंने एक डेवलप किया इंस्ट्रूमेंट जिसका उन्होंने नाम रखा यंत्र राजा। जैसे कि टेलीस्कोप्स होते हैं, सेम वे में उन्होंने एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया कि उन्होंने महेंद्र सूरी ने डेवलप किया एक इंस्ट्रूमेंट एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम उन्होंने रखा यंत्र राजा वाज अ इंस्ट्रूमेंट। सेकंडली वहीं पे अगर हम जय सिंह सेकंड की बात करेंगे, देखिए जय सिंह सेकंड की हम बात करें, फर्स्ट की नहीं, इन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को सेटअप किया। सो 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस वर सेटअप बाय जय सिंह सेकंड, महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड पूरा नाम है इनका। और क्या किया इन्होंने? 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस या सेंटर्स सिंपली, या रिसर्च सेंटर्स, 5 रिसर्च सेंटर्स इन्होंने सेटअप किए। कहाँ? दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और जयपुर के तो ये खुद थे, और जयपुर में भी क्या किया? सेटअप किया एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे व्हेन वी टॉक अबाउट द पिंक सिटी, दैट इज द जयपुर। काफी कुछ क्या डेवलपमेंट्स वहां पे इन्होंने किए। नाउ मेडिसिन्स की बात करते हैं। मेडिसिन्स में इंडिया हैज डन वंडर्स एंड इंडिया इज डूइंग वंडर्स, नो डाउट इन इट। इंडिया हैज डन वंडर्स सिंस फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, राइटली फ्रॉम जब से इंडस वैली सिविलाइजेशन till to this date, India have done wonders when we talk about the medicines. When we talk about the Ayurveda, we talk about whatever medicines, India have done wonders. Now, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखिए आयुर्वेदा सिस्टम के रिलेटेड बहुत सारे काफ़ी पर्सनालिटीज़ थे, नॉट इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। ये वन ऑफ द पर्सनालिटी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है व्हेन वी टॉक अबाउट द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स। देखो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स जो कि ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ? इंडिया से हुआ। और इसमें से हर साइड से लोग आ गए और इन्होंने बुक्स लिखे, उन्होंने सर्जरीज भी किए, जो कि सर्जरी आगे जाके मैं आपको एक सर्जरी के रिलेटेड शायद इसमें इस नोट में नहीं है,
है जो कि नोट पे आपसे शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। एक सर्जरी के रिलेटेड मैं आपको एक पूरा अकाउंट दूंगा कि कितने कहाँ कहाँ से लोग आए थे, कहाँ कहाँ से जो डॉक्टर्स आए थे और उन्होंने परफॉर्म की उस सर्जरी को, एंड दैट वाज अ वंडरफुल सर्जरी फ्रॉम ऑन द इंडियन सॉइल। नाउ यहीं पे अगर हम बात करेंगे, देखो बहुत सारे डायग्नोस्टिक पर्पसेस या यूज ऑफ ओपियम अगर हम देखेंगे, यूज ऑफ ओपियम के रिलेटेड भी लिखा हुआ है, या काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक पर्पसेस के रिलेटेड लिखा हुआ है, या यूनानी तिब सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वंस अगेन इट हैज़ बीन फ्लोरिश्ड फ्रॉम द इंडिया। ऑलमोस्ट जो भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वेदर इट इज़ अ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अच्छा, क्या डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयुर्वेदिक सिस्टम एंड यूनानी सिस्टम, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसको क्लियर करना। दिस इज इंपॉर्टेंट। आयुर्वेदिक सिस्टम और यूनानिक सिस्टम में क्या डिफरेंस है। आयुर्वेदिक सिस्टम, देखिए जो मुगल्स थे ना, मुगल्स वेर वेल इक्वेंटेड व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनियन तिब सिस्टम। तो बहुत काम की मुगल्स ने इस यूनानी सिस्टम को या इस आयुर्वेदिक सिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा काम की। अकबर ने इन सिस्टम्स को डेवलप करने की, आयुर्वेदिक सिस्टम को और यूनानी तिब सिस्टम को। नाउ अगर हम अब कॉलोनियल पीरियड की अगर हम बात करेंगे, नाउ अगर हम यूरोपियन की अगर इम्पैक्ट की अगर हम बात करेंगे, देखिए आपको पता है, देखिए यहां से आपको पता है कि जो ही कॉलोनियल इंडिया में जब यूरोपियंस आ गए, स्ट्रगल्स स्टार्ट हो गए, स्ट्रगल्स अगेंस्ट यूरोपियन स्टार्ट हो गए। इनमें से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की अगर हम बात करेंगे, हैदर अली की अगर हम बात करेंगे, देखिए हैदर अली क्या बुक लिखता है, एक पर्सन बुक लिखता है जिसका नाम है स्टेफन ओलिवर फोर्ट और जॉन एफ गिल मार्टिन। 18th सेंचुरी में ये खुद लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो हैदर अली जो प्रिंस होता है, कहाँ का, मैसूर का प्रिंस होता है, उन्होंने डेवलप किए वॉर रॉकेट्स विद अ सिग्निफिकेंट चेंज द यूज ऑफ मेटल सिलेंडर एंड ये तो आगे जाके दिखाता है कि उसमें कितनी क्षमता थी। इन शॉर्ट यहाँ पे बात है कि इंडियन जो हैदर अली थे, हैदर अली जो प्रिंस क्या थे मैसूर के, जो ही यूरोपियंस आ गए उन्होंने वॉर रॉकेट को डेवलप किया। वॉर रॉकेट वाज डेवलप्ड इन इंडिया, और ये उसके आगे जाके क्या है कि वो कैसे प्रोपल्सिव जेट था वो। और लेटर ऑन इसके बेटे जो कौन से थे, टीपू सुल्तान ने क्या किया, इसको इस कंट्री मतलब जो कि उसके बाप हैदर अली ने किया था, उसको उन्होंने आगे जाके एक्सपेंड किया। उन्होंने रॉकेट वेपन्स को क्या किया, इंक्रीजिंग नंबर में बना दिया। और आप अगर आगे देखोगे कितने थे, 1200 टू ए कॉर्पस ऑफ 5000। इन शॉर्ट यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो इन दो किसने, बाप और बेटे ने, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने क्या किया, डेवलप किए वॉर रॉकेट्स को। इन्होंने डेवलप किया साइंटिफिक लाइन्स पे, मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स पे इन्होंने वॉर रॉकेट्स को डेवलप किया। दिस इज द फर्स्ट इन्वेंशन व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉलोनियल इंडिया फ्रॉम द इंडियन साइड। देखिए हम इंडियन साइड की बात कर रहे हैं, कॉलोनियल ने क्या किया लिटर वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इंडियन साइड से सबसे पहले वॉर रॉकेट्स को डेवलप किया किसने किया, इसको हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये आपस में क्या थे, बाप बेटे थे, मैसूर के थे ये प्रिंस। नाउ इसके बाद 19th सेंचुरी में लेटर ऑन क्या किया जाता है, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम एम्ड एट प्रोड्यूसिंग एबल एज सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैंडिडेट्स, जो कि आपको पता है। देखिए ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने क्या कुछ सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैंडिडेट्स को क्या किया गया, मतलब मैं आगे जाके बताना चाहता हूँ आपके कि हमारे देयर वर सम नोटेबल इंडियंस हु हैव क्वालिफाइड दैट सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। सपोज उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक स्कॉलर जो थे वो कौन थे, जिस सर जगदीश चंद्र बोस, जिसको हम बोलते हैं बोस, जिसको बोस के नाम से जिसको हम बोलते हैं, या चंद्र रे, पूरा नाम है प्रफुल्ल चंद्र रे, या एस एन बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, या मेघहंद शाह, या पीसी मेलनोबिस, इसके रिलेटेड तो आपने देखा होगा, या सर सीवी रमन इफेक्ट। दिस वर सम नोटेबल क्या थे, ये नोटेबल साइंटिफिक स्कॉलर्स थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में क्या किया, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में इनकी कंट्रीब्यूशन है। पीसी मेलनोबिस यू नो रिगार्डिंग हिम, स्टैट में कितने आगे थे, फिजिक्स में सीवी रमन कितने आगे थे, या बोस जब हम साइंस की बात करेंगे, या मेघहद सना, या प्रफुल्ल चंद्र रे, इवन जब हम फिजिक्स बायोलॉजी की बात करेंगे, दीज वर सम साइंटिफिक इंडियन साइंटिफिक स्कॉलर्स। देखिए ये क्या थे, ये इंडियन साइंटिफिक स्कॉलर्स थे, ये नोटेबल स्कॉलर्स थे।
ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। नाउ अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, जहां से अब आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो एंशियंट हमने कवर क्यों किया, मे बी अगर कभी कभी आपसे पूछा गया क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम्स इन इंडिया, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस है, जो कि अब जो क्वेश्चंस है, अब क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करेंगे, अगर हम खुद नेहरू की बात करेंगे, ही वाज फर्मली उसको मतलब भरोसा था किस पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल टिवन टूल्स की बात करते थे, वो किसके रिलेटेड बात करते थे, वो साइंस और टेक्नोलॉजी। वो बताते थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर आप करते हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो वो क्या करते थे, वो सपोर्ट करते थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। और सबसे पहला जो पॉलिसी रेजोल्यूशन जो आया, लेटर ऑन मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी एक आता है साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1958, जिसमें हमने कोशिश की कि हम साइंटिफिक रिसर्चेस करेंगे, जो कि मैं आगे जाके पे मैं इसको पॉलिसी में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे अभी मैं इसको साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन 1958 को मैं आगे से अच्छे से डिस्कस करूंगा, इवन 1983। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि पहले से सिंस राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, द डे ऑफ इंडिपेंडेंस से मतलब क्या है, हमें दिमाग में था कि हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है इंडिया में। बिकॉज विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने देखा कि जब हम यूज करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज पॉसिबल। नाउ यहाँ पे जो ये मिनिस्ट्रीज है, इसको भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे आगे जाके। नाउ अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले अगर हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पेस वर दस एमंग द फर्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स इन द कंट्री। देखो सबसे पहले जो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक डिपार्टमेंट बना दिया, किसके लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या क्या बनाया हमने, एटॉमिक एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पेस, ये तीन चीज़ें जो थे ना, वर दस एमंग द फर्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स। ये पहले डिपार्टमेंट्स थे। कौन से डिपार्टमेंट्स थे, स्पेस डिपार्टमेंट था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट था, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट था। ये पहले डिपार्टमेंट्स थे किसके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट थे। लेटर हम इनको मर्ज करके एक ही बनाते हैं। जो कि आप सोच रहे हो वो कब आए, वो आगे जाके आ जाएगा, क्योंकि पहले हम 5 ईयर प्लान की बात करेंगे कि पहले 5 ईयर में प्लान में हमने क्या किया, दूसरे 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया, तीसरे में क्या किया। तो लेटर ऑन आपको समझ आ जाएगी क्रोनोलॉजी। अब हम क्रोनोलॉजी समझेंगे यहाँ पे। नाउ देखिए, अगर हम फर्स्ट प्लान की अगर हम बात करेंगे ना, फर्स्ट प्लान में हमने क्या किया, हमने नेशनल लेबोरेटरीज और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और कुछ ट्रेनिंग ऑफ पर्सनैलिटीज पे हमने क्या किया, हमने जोर दिया। यूजुअली जो फर्स्ट प्लान में हमने ज़्यादा एग्रीकल्चर की बात की, और एग्रीकल्चर के साथ साथ थोड़ा बहुत हमने नेशनल लेबोरेटरीज को और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को भी डेवलप किया। और सेकंड प्लान में की मैं अगर हमने बात की किसके, हमने ह्यूमन साइंटिफिक रिसोर्स, जो कि मतलब दैट वाज इनसफिशिएंट। सेकंड कहीं ना कहीं हमने सेकंड में ज़्यादातर जोर किस पे दिया, इंडस्ट्रीज पे हमने जोर दिया। लेटर ऑन अब जब 7th प्लान आ जाता है, क्योंकि 4th प्लान, 5th प्लान, 6th प्लान, इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रही साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। बट जब हम 7th प्लान की अगर हम बात करेंगे ना, इट रिकॉग्नाइज्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट रिकॉग्नाइज्ड, इसने मतलब 7th प्लान इज, ये एक ऐसा प्लान है जिसने बात की किसके रिलेटेड, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की, जिसने इंफॉर्मेटिक्स की बात की, जिसने टेलीमेट्रिक की बात की, जिसने रोबोटिक्स की बात की, जिसने बायोटेक्नोलॉजी की बात की, जिसने मटेरियल साइंस की बात की, जिसने इंस्ट्रूमेंटेशन की बात की, जिसने इन शॉर्ट सब फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की। सो 7th प्लान जो है, 7th प्लान इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो द रियल डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैपेंड इन द 7th प्लान, बिकॉज 7th प्लान में जो चीज लिखे गए, जैसे आप देख सकते हो, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की, इंफॉर्मेटिक्स की बात की, टेलीमेट्रिक की बात की, रोबोटिक्स की बात की, बायोटेक्नोलॉजी की बात की, ये सारी जो है यही तो मटेरियल है किसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, यही तो सब फील्ड, यही तो सब्जेक्ट मैटर है किसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। सो 7th प्लान इज इंपॉर्टेंट। फ्रॉम दिस वी हैव रिकॉग्नाइज्ड, वी हैव गिवन थ्रस्ट टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट इज नॉट लाइक दैट बिफोर द, जो इससे पहले थे उन पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात नहीं थी, उसमें कहीं ना कहीं मेंशन की, मतलब कुछ थोड़ा सा बहुत कंट्रीब्यूशन हो जाती थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। बट 7th प्लान वाज डेडिकेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने बहुत सारी चीजों का क्या ख्याल रखा। नाउ 8th प्लान
एट्थ प्लान ने क्या किया, इसने इंटीग्रेट किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी को विद किसके साथ, सोशो इकोनॉमिक सेक्टर्स के साथ। जैसे कि अगर हम देखेंगे रूरल एरियाज टू मीट बेसिक नीड्स ऑफ वाटर, न्यूट्रिशन, हेल्थ, सैनिटेशन, शेल्टर, एनर्जी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू ऑलमोस्ट every sector of the economy, being it a primary, being it a secondary, being it a tertiary. You will see traces of science and technology, even foundations of साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप देखोगे कि वही तो फाउंडेशन डालता है हर एक सेक्टर की। तो एट्थ प्लान में वी ट्राई टू इंटीग्रेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर, विद ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी ऑफ द कंट्री। नाउ वहीं पे अगर हम नाइन्थ प्लान की बात की, इसने एम्फेसिस किस पे की, सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति की इसने बात की। नाउ यहाँ पे हमने किया ड्यू टू ग्रोइंग ग्लोबल रेस्ट्रिक्शन ऑन हाई टेक्नोलॉजी मूवमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने भी बताया कि हमें भी डेवलप होना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और हमने यहाँ पे सेल्फ रिलायंस की बात की। नाइन्थ प्लान में हमने क्या सोचा, हमें भी अपना जो टेक्नोलॉजी अब बाहर से नहीं आ रही है उसको हमें डेवलप करना है, हमें भी अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। ये किस में हमने सोचा, ये नाइन्थ में सोचा। तो सेवंथ में हमने क्या किया, सेवंथ में हमने सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड हमने बात की। एट्थ प्लान में हमने इंटीग्रेट किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी को विद अदर एक्टिविटीज। एंड नाइन्थ में क्या हमने किया, नाइन्थ में तो हमने क्या बताया, अब हम डेवलप करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। नाउ वहीं पे अगर हम 11th की बात करेंगे, 11th में क्या हुआ, नेशनल इनोवेशन पॉलिसी, मतलब सबसे पहले फॉर्मुलेशन हुआ किसकी, NIP की, दैट इज नेशनल इनोवेशन पॉलिसी की हमने बात की। और प्रपोजल भी हमने उठाया किसका, ये प्रपोजल था किसका, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। कहीं ना कहीं हम अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे जाके हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे थे, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे थे। देखो एक झटके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी। मैंने आपको बताया कि कल मतलब जितना अब मतलब वर्ल्ड आगे की ओर जा रहा है, उतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है। वहीं पे 12th प्लान में क्या है, 12th प्लान में गोल था इंक्लूसिव डेवलपमेंट की। जब आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट की मतलब गोल रखते हो या ऐसे कुछ गोल रखते हो, तो सबसे पहले आपको अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ना उसको डेवलप करना है। क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हर चीज में, हर एक्टिविटी में, अगर आपको इंडस्ट्रीज बनाने ना, वहां भी आपको साइंस की जरूरत है, वहां भी आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अगर आपको डेवलप करने हैं ना वेपन्स, अगर आपको डेवलप करने हैं ना बेसिक फैसिलिटीज, अगर आपको मतलब कुछ भी डेवलप करना है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जिस कंट्री का रिसर्च डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, चाइना की अगर हम बात करेंगे, अगर हम यूएस की बात करेंगे, यूरोपियन जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहीं पे आप अंडर डेवलपर्स देखोगे वो कहीं ना कहीं रिसर्च पे ज्यादा, अपनी कंट्री का देखो रिसर्च पे कितने ही बजट के पैसे लगे जाते हैं, कितने ही पैसे एलोकेट किए जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ना अगर हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर नीति आयोग, अगर हम देखेंगे, क्योंकि इसको एक्चुअली में जो डिस्कस करना है पॉलिसीज में, इसको डिस्कस करना है, क्योंकि पॉलिसी में बताया जाता है कि क्या हमें डेवलप करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इधर से हम क्या है जल्दी निकलेंगे। यहाँ अगर हम नीति आयोग को ऑब्वियसली के बताया गया, नीति आयोग को एज ए मतलब इनिशिएटिव ऑफ ब्लॉकचेन यूजेजेस, ई गवर्नेंस। इन शॉर्ट नीति आयोग ने भी बहुत कोशिश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और कोशिश कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की। सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम देखेंगे अंडर नीति आयोग, दैट इज AIM इज अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन जो है ना, देखो इसमें क्या है, इसमें अगर हम सीतू की भी बात करेंगे, इंक्लूडिंग सीतू की अगर हम बात करेंगे, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। ये क्या है, ये नीति आयोग ने क्या किया, प्रमोट किया इनके थ्रू, अटल इनोवेशन मिशन या सीतू के अंडर नीति आयोग ने कोशिश की कि हम साइंटिफिक टेम्पर को, हम कल्चर ऑफ इनोवेशन को, हम कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को, हम कल्चर ऑफ साइंस को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। सो अंडर अटल इनोवेशन मिशन, अंडर सीतू नीति आयोग ने कोशिश की कि हम प्रमोट करेंगे कल्चर ऑफ इनोवेशन, हम प्रमोट करेंगे कल्चर ऑफ रिसर्च, हम प्रमोट करेंगे कल्चर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम प्रमोट करेंगे कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। किसमें, इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो स्कूल बच्चों में जो है, उनमें हम डेवलप करेंगे क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप हम करेंगे। अटल इनोवेशन मिशन जो था, नाम से पूरा आपको पता चलता है अटल इनोवेशन मिशन या सीतू, ये
किसके लिए थे? टू प्रमोट द कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका ऑब्जेक्टिव ये था प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड क्लास इनोवेशन हब्स। इसका जो एम ही था क्या? प्रमोशन करना है वर्ल्ड क्लास इनोवेशन हब्स को, ग्रैंड चैलेंजेस को मतलब क्या देखेगा, सेटअप करेगा बिजनेसेस को या कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज को जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्टिविटीज होंगे। सो दीज वर डेडिकेटेड टू टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्टिविटीज, these were dedicated to promote the innovations, this were dedicated to promote the culture of science. Now अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है दैट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, डीएसटी की अगर हम बात करेंगे, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको एस्टैब्लिश किया जाता है इन द मे 1971। यूजुअली जो जेकेएसएसबी है ना वो यही क्वेश्चंस पूछते हैं, यूजुअली जो एसएससी सीजीएल है ना वहीं पे ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्या क्या एस्टैब्लिश कब किया गया। यू नीड टू रिमेंबर इट वाज इन द ईयर मे 1971। क्यों इसको मतलब ये किया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है? टू प्रमोट द न्यू एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड प्ले द रोल ऑफ नोडल डिपार्टमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्रमोटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज। इन शॉर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज को क्या ऑर्गेनाइज करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको प्रमोट करना। किसको? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जितने भी एक्टिविटीज है उनको प्रमोट करना, उनको क्या ऑर्गेनाइज करना, उनको कोऑर्डिनेट करना। इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका एस्टैब्लिश किया गया जिसका नाम ही है डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड इन द ईयर 1971 इन द मंथ ऑफ मे। नाउ इसके बाद दूसरा जो डिपार्टमेंट है दैट इज डीएसआईआर। डीएसआईआर इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जो है इसको क्या किया जाता है? इज अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। और इसको प्रमोट किया जाता है किसके लिए? ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाए। किसमें? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इसको क्या किया जाता है? इसको एस्टैब्लिश किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके जो काम है टू प्रमोट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, आपको याद रखना है। किस डिपार्टमेंट को? डीएसआईआर को बनाया जाता है ताकि प्रमोट करे रिसर्च एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन द इंडस्ट्रीज। नाउ वहीं पे अब अगर बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले अगर कोई डिपार्टमेंट आया है, यू नो इट वाज इन द ईयर 1954। इन द ईयर 1954 क्या आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन द ईयर 1954। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ना, इट इज डायरेक्ट अंडर प्राइम मिनिस्टर, जो थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इसको बनाया गया। सो जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है ईयर 1954 में अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इसको क्या किया जाता है? इसको बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द, ये जो है रेजोल्यूशन आगे जाके बताएगा एटॉमिक एनर्जी कमीशन की अगर आगे जाके बात होगी। नाउ इसके बाद क्या बनाया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। नाउ इसके बाद बनाया जाता है, क्योंकि वेरियस फील्ड्स ओपन हो जाते हैं, लेटर ऑन डिपार्टमेंट भी बनाया जाता है। सो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को क्या किया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को भी एस्टैब्लिश किया जाता है। और इसमें आपको पता है इसरो की जरूर बात होगी, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्लान करना और एग्जीक्यूट करना जो भी आपके स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं, या डेवलप करना सैटेलाइट्स को, या लॉन्च सिस्टम्स, या स्पेस बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करना। किसको? इसरो को ये काम दी। और इसरो किसके अंडर आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाया जाता है। और ये सारे डिपार्टमेंट्स अंडर किसके आते हैं? मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं। नाउ इसकी काम क्या है? फैसिलिटेट करना। इसका काम क्या है? प्रमोट करना। प्रमोट क्या करना? या इंप्लीमेंटेशन करना। कौन से? स्पेस प्रोग्राम्स या कुछ स्कीम्स या प्रोग्राम्स क्या है उनको क्या करना? उनको डेवलप करना। पहले उनको बनाना, फिर उनको क्या करना? एग्जीक्यूट करना, उनको सस्टेन करने की काम किसको दी गई है? बायोटेक्नोलॉजी को। बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है? बायोटेक्नोलॉजी में हर एक चीज आता है, जैसे एग्रीकल्चर आपका आता है, हेल्थ केयर आता है, एनिमल स्पीशीज आता है, एनवायरमेंट आता है, इंडस्ट्रीज आता है, हर कुछ हर चीज बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आ जाता है। और इसको प्रमोट करने के लिए, इन एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए इनमें इनोवेशन देने की जरूरत थी, तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को बनाया गया। ठीक है, इंडिया इज अमंग द टॉप 12 बायोटेक डेस्टिनेशंस। देखो ये आपको याद रखना, इंडिया जो है ना, इंडिया टॉप 12 बायोटेक डेस्टिनेशन में आता है वर्ल्ड में। और इसकी जो रैंक है ना, इसकी रैंक
रैंक थर्ड है व्हेन वी टॉक अबाउट द एशिया पैसिफिक रीजन। सो इंडिया जो है ना, इंडिया के जो वर्ल्ड के 12 बायोटेक डेस्टिनेशंस है, टॉप 12 बायोटेक जो डेस्टिनेशंस है ना, इंडिया उनमें से एक है। और इंडिया की जो रैंक है ना वो थर्ड है व्हेन वी टॉक अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी की जब हम बात करेंगे, इंडिया की थर्ड रैंक है एशिया पैसिफिक रीजन में। नाउ इसके बाद एक मिनिस्ट्री को ही क्या सेटअप की जाती है, और मिनिस्ट्री का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को कब मतलब सेटअप किया जाता है, इन द ईयर 2006 में। एक्चुअली क्यों इसको बनाया जाता है, ताकि इट विल ब्रिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किस पे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ब्रिंगिंग अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, और क्या, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज weather forecasting. The Ministry of Earth Science is mandated to provide the nation with the best possible service in forecasting the monsoons and other. इन शॉर्ट जो भी देखिए, मूनसून्स डिले हो जाएंगे या मूनसून्स टाइम पे आ जाएंगे, प्री मूनसून शावर्स, अर्थक्वेक्स, जो भी नेचुरल क्लाइमेटीज हो जाते हैं कि सुनामीज या टाइड्स, इन शॉर्ट जो भी नेचुरल क्लाइमेटीज आ जाएंगे, चाहे बारिश, हेल स्टॉर्म्स देखेंगे, बारिश ज़्यादा आने के चांसेस, फ्लड्स आने के चांसेस, या ओशन से क्या सुनामी आने, अर्थक्वेक्स, ये सब कुछ क्या किया गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है, इस पे हमें क्या किया जाता है, कुछ डिपार्टमेंट्स है इसके अपने अलग अलग, जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलग है, वेदर फोरकास्टिंग अलग है, ऐसे अर्थक्वेक डिपार्टमेंट्स अलग है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, ये कोऑर्डिनेट हो जाते हैं किसके अंडर, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर हो जाते हैं, जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं नॉलेज बिफोर मतलब हैपनिंग एनी काइंड ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर होने से पहले कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट क्या इंफॉर्मेशन देगी कि इतने पर्टिकुलर रेन्स हो जाएंगे। जैसे आप देखते हो कि आपको बताया जाता है कि कब रेन है, कितनी रेन आ जाएगी, कब स्नो आ जाएगा, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। सेम वे में अर्थक्वेक के रिलेटेड भी है। नो डाउट डिपार्टमेंट अभी थोड़ा बहुत और मतलब बेहतर लाने की ज़रूरत है, अदरवाइज बता सकते हैं, क्योंकि ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या जो भी नॉलेज है उसको प्रिडिक्ट करते हैं, और उसके बाद आपको क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि बाढ़ आने के चांसेस है, ये चांसेस है, वो चांसेस है, सब कुछ आपको क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। नाउ इसके बाद अगर हम डीआरडीओ की अगर हम बात करेंगे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आ जाती है, इसको क्या किया जाता है, 1958 क्या है, इन द ईयर 1958 में इसको डेवलप किया जाता है बाय द मर्जर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एंड डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन विद द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। इनको क्या किया जाता है, इनको मर्ज करके डीआरडीओ क्या किया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है। तो इन शॉर्ट 2-3 एजेंसी, जैसे आपका टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एक अलग था, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट अलग था, प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ये अलग था। इन तीनों को मर्ज करके आपको क्या बनाया जाता है, आपको डीआरडीओ बनाया जाता है। तो इन तीन को भी मर्ज किया जाता है, किसके साथ, एक ही के साथ किया जाता है, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 1958। और इसका चार्ज क्या है, मिलिट्री रिसर्च करना और मिलिट्री डेवलपमेंट करना, वेपन्स बनाना, या जो भी मिलिट्री रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं वो कौन देखते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटीज। इसके कितने 52 लेबोरेटरीज है करंटली इन द कंट्री दैट ट्राई टू डू साइंटिफिक रिसर्च इन द मिलिट्री सेक्टर, इन द डिफेंस सेक्टर। नाउ कमिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको आईकार बोलते हैं, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डेयर के अंडर आते हैं, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर आता है। इसका काम क्या है, ये कोऑर्डिनेट करता है, ये गाइड करता है, मैनेज करता है क्या रिसर्च इन द एजुकेशन इन द एग्रीकल्चर। सो ये कोशिश करता है जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के साथ अलाइड सेक्टर्स है, सपोज हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करेंगे, फिशरीज की बात करेंगे, एनिमल साइंसेस की बात करेंगे, फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, ये जो सारे है, ये जो आईकार है, जो है आईकार क्या है, आईकार एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, एक वी कैन से मैनेजिंग बॉडी है व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। एंड करंटली आईकार जो है, आईकार की कितने हैं, 101 आईकार इंस्टीट्यूट्स एंड 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है इसके। जैसे कि आपको पता है, वन इज द स्कॉस्ट जो कश्मीर का है, और स्कॉस्ट जो जम्मू जो है वो क्या है, वो अंडर आईकार आ जाते हैं। नाउ आईकार की काम क्या है, देखो आपको याद होगा, आईकार ने ही जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, जिसने वंडर्स के ज्यूरिंग द ईयर ऑफ इमरजेंसीज के टाइम पे जो फूड शॉर्टेज है, फूड
फिर बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन लाना, वो भी आईकार का ही काम था। और आईकार ने बहुत कोशिश की है, चाहे फिश के रिलेटेड, चाहे मिल्क के रिलेटेड, बहुत सारे रेवोल्यूशंस आपको पता होंगे, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता होगा, वाइट रेवोल्यूशन आपको पता है, गोल्डन रेवोल्यूशन फाइबर के रिलेटेड एंड और एक्स्ट्रा, जो इन्होंने उठाए और कोशिश की कि बम्पर प्रोडक्शन हो जाए फूड ग्रेन्स की, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, फिश की, मिल्क की, एग्स की एंड मनी अदर थिंग्स। नाउ वहीं पे अगर हम देखेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की अगर हम बात करेंगे, ये भी अगेन एपेक्स बॉडी है व्हेन वी टॉक अबाउट द बायोमेडिकल रिसर्च। दिस इज वन ऑफ द क्या है, वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन है दैट ओवरलुक्स बायोमेडिकल रिसर्च। नाउ इसके बाद अगर हम बात करेंगे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स की, अगर हम बात करेंगे, देखिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहली जो पॉलिसी होती है दैट इज अ साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन 1958 उठाई जाती है। और ये पॉलिसी क्या करती है, ये पॉलिसी चाहती है कि फोस्टर हो जाए, प्रमोट हो जाए और सस्टेन हो जाए किसकी, कल्टिवेशन ऑफ साइंस की एंड साइंटिफिक रिसर्च इन all its aspects. So in short, scientific policy resolution 1958 जो है वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो साइंटिफिक रिसर्च हो जाए, ये प्रमोट करने के लिए, ये सस्टेन करने के लिए इस पॉलिसी को लाया जाता है 1958 को। और ये जो साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन 1958 ना, इट सर्व्ड द बेसिक गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो फ्यूचर पॉलिसीज अब जो आए ना, जो गाइडलाइंस अब जो हम अब देखेंगे, गाइडलाइंस सपोज 1983 2003 लेटर ऑन जो भी है, आज के भी जो पॉलिसीज है ना, दैट आर रिलेटेड ऑन, दैट आर कहीं ना कहीं उनको वो रिलेट है, वो बेस है किस पे, साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन 1958। क्योंकि इसमें बताया गया कि पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, इसमें बाज़ाब्ता लिखा हुआ है। जैसे अगर आप देख सकते हो, प्योर अप्लाइड एजुकेशनल एंड टू एंश्योर एन एडुकेट सप्लाई ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट्स एंड इनिशियल प्रोग्राम्स फॉर द ट्रेनिंग ऑफ, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं दिस इज मोर और लेस, आप इसको बता सकते हो, साइंटिफिक पॉलिसी रिसर्च जो है ना, ये गाइडलाइन थी, हाउ शुड बी पॉलिसी लुक लाइक। यहाँ पे हमने कोशिश की बस साइंटिफिक और साइंटिफिक रिसर्च को फोस्टर करना, प्रमोट करना, सस्टेन करना, ये इसका बेसिक एम था 1958 का। वहीं पे 1983 की अगर हम बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983, टेक्नोलॉजी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो टेक्नोलॉजी पॉलिसी, इसको हम बोलते हैं सिंपली टेक्नोलॉजी पॉलिसी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब उठाया, 1983 में इसको अनाउंस किया। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था ना, दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। हम कोशिश करते थे कि हमारी अपनी नेटिव टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना जितनी भी टेक्नोलॉजी, चाहे डिफेंस के रिलेटेड हो, चाहे एग्रीकल्चर के रिलेटेड, इंडस्ट्री के रिलेटेड, कोई भी टेक्नोलॉजी, फोन एक्स्ट्रा वट ये टेक्नोलॉजी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हो। एंड द एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन एंड अडॉप्शन ऑफ इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी appropriate to national priorities and resources. In short, we try to do, कहीं ना कहीं हमने क्या इंडिजिनस की बात की when we talk about the technology policy 1983. Now वहीं पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003, जो कि एक ब्रॉड पॉलिसी है। और इसके बाद एक 2013 10 साल के बाद पॉलिसी आ जाती है, जो कि एक ब्रॉड पॉलिसीज है। देखिए इस पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003 की, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला ही ऑब्जेक्टिव इसका था, इसमें अच्छा खासा लिखा गया, इंटीग्रेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद ऑल स्फीयर्स ऑफ नेशनल एक्टिविटी। जो भी हम नेशनल एक्टिविटी उठाते हैं, जैसे कि अगर आप स्कूल्स में देखोगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, बोर्ड्स आपको प्रोवाइड कराना, जो साइंटिफिक बोर्ड्स 3Ds में आपको पढ़ाना, डिफेंस की वहीं पे बात करेंगे, वेपन्स एंड ऑल दैट, इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे, फोन्स की, जितनी भी आपकी नेशनल एक्टिविटी हो रही है ना, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना। सेकंडली, टू एंश्योर द फूड सिक्योरिटी, टू एंश्योर फूड, एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशनल, एनवायरमेंटल, वाटर, हेल्थ, एनर्जी सिक्योरिटी एंड ऑल दैट जो है, इसको हम क्या करेंगे, या एनर्जी सिक्योरिटी भी पीपल ऑन द सस्टेनेबल बेसिस पे, इसमें भी हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्या करना है, प्रमोट करना है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल इंटीग्रेट करना है इन एक्टिविटीज में। और टू माउंट ए डायरेक्ट एंड सस्टेनेड एफर्ट ऑन द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी को क्या हम हटाना है, एंड एनहांसिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी बाय यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटीज जितने भी है ना, उनको क्या है, हमें इंक्रीज करना है, ताकि हम पॉवर्टी को हटाए और एनहांस करें हम क्या, लाइवलीहुड फॉर द पीपल। और विगरसली हम क्या करेंगे, फोस्टर करेंगे साइंटिफिक रिसर्च, किसमें, यूनिवर्सिटीज में या अदर एकेडमिक साइंटिफिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे भी हम क्या, साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च को क्या करेंगे,
प्रमोट करेंगे। और हम क्या करेंगे, नेशनल स्ट्रेटजिक एंड सिक्योरिटी रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स है बाय यूजिंग लेटेस्ट एडवांसेस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हमें एस्टैब्लिश करना है, रिजी मैक्सिमम करना है, इंसेंटिव्स फॉर द जनरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआरस बाय ऑल द टाइप्स ऑफ जो इन्वेंटर्स होंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप जो भी आपकी नेशनल एक्टिविटी है वहाँ आप इंटीग्रेट करो अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड हो, चाहे आपको पॉवर्टी हटानी है, चाहे आपको एनवायरमेंट का कंसर्न हो, न्यूट्रिशन का कंसर्न हो, वाटर का कंसर्न, हेल्थ का कंसर्न हो, एनर्जी का कंसर्न हो, वहाँ आप इंटीग्रेट करो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ना। अगर हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, जिसको एसटीआई पॉलिसी बोलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2013, डेट्स आर इंपॉर्टेंट, यही पूछे जाते हैं आपसे। अब इसको क्या किया जाता है, यू नो इट, इंडियन साइंस कांग्रेस होती है एट द कोलकाता सेंटरी सेशन में इसको अनवील किया जाता है, ये आपको याद रखना है। एसटीआई पॉलिसी क्या होती है, ये सिग्नल होती है इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी को, क्यों, बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक डोमेन, यू नो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन शुड फोकस ऑन किस पे, फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। यहाँ पे हमने बताया कि हम फास्टर और सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे, पीपल्स की हम करेंगे। जो ये पॉलिसी ना, इट फोकसेस बोथ ऑन पीपल एज वेल एज पीपल फॉर द एसटीआई, ये इसका मतलब एक किस्म का लोगो भी था। द पॉलिसी सीक्स टू फोकस ऑन बोथ, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द पीपल एंड पीपल फॉर द साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन। कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसका गोल जो था ना, गोल इसका था कि रिसर्च एंड इनोवेशन ऑफ सिस्टम फॉर हाई टेक्नोलॉजी लीड पाथ फॉर इंडिया। कहीं ना कहीं अगर अब हम देखेंगे, इस पॉलिसी के अंडर जो भी फीचर्स थे ना, वो पीपल ओरिएंटेड फीचर्स थे, या वो चाहते थे कि पीपल की बेटरमेंट हो जाए, पीपल का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो जाए, हर एक इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड जो वो इंक्रीज होगा। और इंक्रीज कैसे होगा, वो कुछ फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। फीचर्स क्या है, सबसे पहले फीचर था कि हम पोजीशन करेंगे इंडिया को टॉप 5 ग्लोबल साइंटिफिक पावर में बाय द ईयर 2020। हम इंक्रीज करेंगे शेयर ऑफ ग्लोबल साइंटिफिक पब्लिकेशंस फ्रॉम 3.5% टू 7%, 3 से 5% से लेके 7% तक हम क्या करेंगे, हम जर्नल्स जो है या हमारे जो नंबर ऑफ पेपर्स है उनको हम ज़्यादा एस्टैब्लिश करेंगे, उनमें हम अपनी इनोवेशंस दिखाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, मेकिंग कैरियर्स इन साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन अट्रैक्टिव बनाएंगे, पीपल अट्रैक्टिंग। और हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट या ग्लोबल लीडरशिप कुछ, तो ये कुछ मतलब इसके फीचर्स थे। और एक फीचर क्या क्या, हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, एस्टैब्लिश करेंगे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, किसके लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हम क्या करेंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो अगर मैं पूरा आपको बता दूं, पॉलिसी तो ठीक ठाक थी, मगर पॉलिसी के रिलेटेड फिर आगे जाके उतने काम नहीं किए। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब हम ओवरऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे, नॉट ओनली मेडिकल साइंस को छोड़ के बाकी जो डेवलपमेंट्स है ना, हम उनमें से बहुत ज़्यादा पीछे। इवन बजट अगर हम देखेंगे ना, बजट में हम इतने पैसे एलोकेट करते ही नहीं है जितना हमने पॉलिसी में लिखा हुआ है। पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, हम मतलब ग्लोबल जो साइंटिफिक पावर है ना उसको हम इंक्रीज करेंगे, टॉप 5 में आ जाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। बट अल्टीमेटली जब हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं ना, वो बहुत कम है, वो नेग्लिजिबल है बहुत सारे सेक्टर्स में। हाँ, कुछ सेक्टर्स में जैसे मेडिकल साइंस की हम बात करेंगे, फार्मेसी की अगर हम बात करेंगे, या थोड़े बहुत अगर हम अब किसके हम बात करेंगे, स्पेस रिलेटेड अगर हम बात करेंगे, सैटेलाइट्स रिलेटेड अगर हम बात करेंगे, उसमें अगर हम ठीक ठाक है। मगर बाकी बाकी जो सेक्टर्स हैं ना, उसमें हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे है। नाउ वहीं पे अगर हम एस्पिरेशन ऑफ द पॉलिसी अगर हम देखेंगे, देखिए इसका अगर हम देखेंगे, GERD क्या होता है, ग्रॉस एक्सपेंडिचर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज 2% फ्रॉम द प्रेजेंट 1% ऑफ द GDP। आप देखिए बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा कम कंट्रीब्यूशन है व्हेन वी टॉक अबाउट द किसका, जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हम करते हैं ना, बहुत ज़्यादा अभी भी हम बहुत ज़्यादा पीछे है ना। अगर हम देखेंगे अब विजन क्या है, 2035 विजन क्या है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट विजन है, दैट्स अ टेक्नोलॉजी विजन डॉक्यूमेंट, जिसको हम बोलते हैं TVD डॉक्यूमेंट या इंडिया टेक विजन 2035। इसमें विजन क्या है, इसमें विजन है कि एजुकेशन को हम क्या करेंगे, 3D
3D प्रिंटिंग का हम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे, रियल टाइम ट्रांसलेशन करेंगे, गेस्चर रिकॉग्निशन और मशीन विजन, ये हम यूज़ करेंगे एजुकेशन में हम। सो 3D में हम पढ़ाएंगे और विजुअलाइजेशन करेंगे हर एक टॉपिक की, कोशिश हम करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हम करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द एजुकेशन सेक्टर। वहीं पे अगर हम एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, हम ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे हम क्या फोकस करेंगे, हम सोलर एनर्जी एंड ऑल दैट उस पर हम फोकस करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी जो थोरियम बेस्ड पावर रिएक्टर्स, कहीं ना कहीं उस पर हम बनेंगे फ्यूल एफिशिएंसी हम पे हम ज़्यादा क्या करेंगे, फोकस करेंगे हम। यहाँ पे रूरल एनर्जी टेक्नोलॉजीज जैसे कि माइक्रो विंड टर्बाइन्स का हम यूज़ करेंगे, माइक्रो ग्रिड्स फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हम कोशिश करेंगे ये सब बेहतर लाने की किसमें, एनर्जी में। आगे जाके सुपर कैपेसिटर्स, निकल बैटरी, फ्यूल सेल, इनका हम यूज़ करेंगे। और जो कोल का भी अगर हमें यूज़ करना पड़ा, एडवांस्ड क्लियर टेक्नोलॉजीज हम लाएंगे जो कि कोल में भी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि कोल से जो बाकी हजार्डस थिंग्स हो जाते हैं एनवायरनमेंट को, वो कम करने के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने रिन्यूएबल सोर्स की बात की, न्यूक्लियर एनर्जी की बात की, रूरल एनर्जी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेंगे, एनर्जी स्टोरेजेस लाएंगे जो कि एनर्जी को स्टोर करेंगे, एंड एट द टाइम ऑफ मतलब ऑफ सीजन जब आ जाएगा उस टाइम आप वो सब यूज करोगे। सो दीज आर सम इनोवेशंस जो हमने सोचे हैं, इसमें इस चीज में हम इनोवेशंस लाएंगे। वहीं पे अगर आप हेल्थ में देखोगे, हेल्थ में क्या लिखा हुआ है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, वियरेबल डिवाइसेस, रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम्स, रिजेनरेटिव मेडिसिन, डिजिटल हेल्थ डिलीवरी। तो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि जो हेल्थ सेक्टर है इसको भी हम क्या करेंगे, ऑल टुगेदरली इसको हम चेंज करेंगे। जैसे कि सबसे रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम हम लाएंगे जो कि जो रोबोटिक्स का काम रहेगा किसमें, हेल्थ सेक्टर में भी रहेगा। रिजेनरेटिव मेडिसिन हम लाएंगे, मेडिसिन अकॉर्डिंग टू मतलब क्या हम लाएंगे जो मतलब बहुत जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली कि कोरोना वायरस में कितना अच्छा काम किया इंडिया की जो फार्मेसी है, इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है, कहीं ना कहीं जो इंजेक्शन है कितनी कम टाइम में डेवलप किया गया। सेम वैसे ही बाकी अदर सेक्टर्स में भी, जैसे कि कैंसर के रिलेटेड ड्रग आपने रिसेंटली देखा कि ड्रग, अच्छा खासा ड्रग जिसको 100% एक्यूरेसी है, उसको भी डेवलप किया गया। उसका नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में करना। नाउ ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड क्या है, फ्लाइंग कार्स की बात की गई है कि 2035 तक फ्लाइंग कार्स हम लाएंगे, फ्यूल सेल ड्राइव ट्रेन्स हम लाएंगे जो जहाँ पे आपको वो स्टीम इंजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोल बेस्ड जो इंजन सिस्टम्स है उनको हम रिप्लेस करेंगे। फॉग विजन सिस्टम जो फॉग में दिखता भी नहीं था, फिर हम जहाज़ उठाते नहीं थे बिकॉज ऑफ फॉग, वी आर ट्राइंग टू ड्रिल, हम ऐसे सिस्टम्स लाएंगे जो कि फॉग को भी, क्या फॉग के टाइम पे भी क्या है, चाहे ट्रेन हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे एयरप्लेन हो, जो फॉग के टाइम पे भी क्या जाएगा, सफ़र कर सकता है। नाउ फ्लेक्सिबल एंड फोल्डिंग व्हीकल्स की हम कोशिश करेंगे, और ऑटोनॉमस पावर ट्रेन एंड व्हीकल ट्रेन, इवन ड्राइवरलेस कार की भी बात हुई है, ड्राइवरलेस ट्रेन है, ऐसे ड्राइवरलेस बाकी इन शॉर्ट हम कहीं ना कहीं मशीन एक्वेंटेड चीज़ की कोशिश हम कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ वहीं पे अगर हम मैन्युफैक्चर में हमने क्या लिखा, वाटरलेस प्रोसेस की हम कोशिश करेंगे, वाटर का कम यूज़ करेंगे, जीरो इमिशन प्रोसेस की करेंगे कि फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या ऐसे कुछ जो ऐसे कुछ जो इमिशंस होते हैं जिसकी वजह से क्या है एनवायरनमेंट को क्या असर आ जाता है, उनको हम कम करेंगे। नॉइज़ एंड ऑर्डर फ्री प्रोडक्शन हम करेंगे जो कि नॉइज़ क्या है ख़त्म करेंगे। ऐसे ही बायो कंक्रीट हम लाएंगे, इट इज़ अ सेल्फ हीलिंग कंक्रीट हम कोशिश करेंगे कि बायो कंक्रीट लाएंगे। वो सारी चीज़ें नहीं लाएंगे जिससे एनवायरनमेंट को क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा एनवायरनमेंट। वहीं पे अगर हम फूड एंड एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने प्रिसिशन की बात की और रोबोटिक फार्मिंग की बात की हमने, कि मतलब जैसे कि हमने पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम्स ऐसे हमने लाए कि जो क्या है, जो फार्मर को डबल द फार्मर इनकम, ऐसे भी स्कीम्स हमने लाए जो कि हम चाहते हैं कि जो क्या एग्रीकल्चर में क्या है जो इनकम ऑफ द फार्मर्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। या बायो फोर्टिफिकेशन की हमने बात की, जिससे कि मतलब बायो फोर्टिफिकेशन मतलब कि न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ द फूड जो है वो इंप्रूव हो जाएगी, जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है फूड की वो इंप्रूव हो जाएगी। या हाइड्रोपोनिक्स की बात हमने की, हाइड्रोपोनिक्स एक मेथड होता है जहाँ पे आप प्लांट्स को ग्रो करते हो बाय यूजिंग मिनरल न्यूट्रेंट सॉल्यूशंस, किसमें, वाटर में, विदाउट सॉइल या आप क्या करते हो, वाटर में क्या करते हो, प्लांट्स को ग्रो करते हो, इसको हम हाइड्रोपोनिक्स, ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज की भी
हमने बात की, या वर्टिकल फार्मिंग की बात हमने की। वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है? वर्टिकल फार्म होती है कि आप कल्टीवेशन ऑफ फूड करते हो विद इन स्काई स्क्रैपर ग्रीन हाउसेज में आप कोशिश करते हो, या बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीजेस आप कोशिश करते हो। सो यहाँ पे हम कोशिश क्या करते हैं? यहाँ पे हम कोशिश कहीं ना कहीं हम बेहतरी लाना चाहते हैं। इसमें इंडियन टेक विजन 2035 में हम कोशिश कर रहे हैं हर एक सेक्टर में हम कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के साथ साथ हम उस फील्ड को, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, एनर्जी का फील्ड हो, हेल्थ का फील्ड हो, ट्रांसपोर्टेशन का फील्ड हो, मैन्युफैक्चरिंग का फील्ड हो, या फूड एंड एग्रीकल्चर का फील्ड हो, हम कहीं ना कहीं उसको क्या इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में हम एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहते हैं ना। देखिए, आपको ये मैंने आपको बताया, जो प्राइम मिनिस्टर ने है, इसने इसको अनवील किया। प्राइम मिनिस्टर अनवील्ड द टेक्नोलॉजी विजन डॉक्यूमेंट 2035 व्हाइल इनॉग्रेटिंग द 103rd, ये इंपॉर्टेंट है, 103rd इंडियन साइंस कांग्रेस इन द ईयर 2016। सो इन द ईयर 2016 में इंडियन टेक विजन, जो ये इंडियन टेक विजन है, इसको अनवील किया जाता है। कहाँ पे अनवील किया जाता है? 103 इंडियन कांग्रेस सेशन जो होता है, इंडियन साइंस कांग्रेस जो है, इसमें क्या है? विजन डॉक्यूमेंट 2035, जिसको टेक्नोलॉजी विजन डॉक्यूमेंट 2035 बोलते हैं, इसको अनवेल किया जाता है फॉर द ईयर, किसके लिए? जो आने वाले साल है इनके लिए। नाउ वहीं पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मेजर स्पेस, जो कि लास्ट टॉपिक है, अब स्पेस विजन इंडिया 2025 की अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट्स अगर हम देखेंगे, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स फॉर द किसके लिए? रूरल कनेक्टिविटी, जो रूरल एरियाज है, फॉर फ्लाइंग एरियाज है, उनमें कनेक्टिविटी रखने के लिए सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स अब आ जाएंगे। और हम एनहांस करेंगे इमेजिंग कैपेबिलिटी फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि रिमोट सेंसिंग है, वो क्या करेंगे? वो पिक्चर्स क्लियर उठाएंगे, फिर हम क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट हम फिर करेंगे। या स्पेस साइंस मिशन हम उठाएंगे, जो कि आगे जाके मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा, GSLV, PSLV, मैक, जिसमें चंद्रयान मिशन, आदित्य मिशन, बहुत सारे मंगलयान मिशन, उसमें हम आगे जाके देखेंगे। अब तो ह्यूमन मिशन आ रहा है। नाउ प्लानेटरी एक्सप्लोरेशन, जो मार्स का मिशन है, जो कि हम देखेंगे, मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर, जो रोवर एक्स्ट्रा जो है, वो हम डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ हेवी लिफ्ट लॉन्चर्स की हम बात करेंगे, क्योंकि आगे जाके इस पे अलग से टॉपिक्स है। मेजर पॉइंट्स किसके? इंडियन स्पेस विजन 2025 जो है, ये इसके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं। जैसे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स हम बनाएंगे, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे लॉन्च व्हीकल्स है, श्रीहरिकोटा में या केरला में जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, उनको हम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाएंगे। और लास्ट पे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, दैट जो डिले हो गई कोविड की वजह से, जो कि अब होगी, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, फाइनल हो रहा है, अब जो है वो चले जाएंगे। और उस मिशन का नाम है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जिनको रशिया में ट्रेनिंग मिल रही थी, उसका नाम क्या है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। थैंक यू, बाय।